जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ पेडागोजी में गणित की प्रकृति को समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि गणित की प्रकृति या किसी अन्य विषय की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का तात्पर्य है वह है किस प्रकार का विषय है, उसकी पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो गणित के उद्देश्य गणित प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य व उसकी संरचना होती है, जो उसके प्रमुख आधार होते हैं, जिसके कारण वह विषय मजबूत होता है। यदि उसकी प्रकृति, संरचना, उद्देश्य निश्चित हुए तो उसकी जो आधार होता है वह मजबूत होता है और वह अन्य विषय की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली व मजबूत होता है। तो इसी प्रकार गणित की प्रकृति व संरचना निश्चित है, इसके उद्देश्य निश्चित है, इसका आधार निश्चित होने के कारण यह इसकी प्रकृति अन्य विषय की अपेक्षा मजबूत व शक्तिशाली है। गणित की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना होगा। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हमें गणित ही वह विषय है जिसके माध्यम से हम मापतोल, मापन, स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य है यह सभी जो है बोलती है, बोलने में प्रयोग की जाती है। गणित की भाषा का तात्पर्य होता है जब उसे चिंतन या मनन करते हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ सवाल बोलते हैं, तो वह उसकी भाषा होती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां है, अर्थात हमें यदि गणित में सक्षम होना है तो हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों को विकसित करना होगा, एकाग्रता बरतनी होगी, उसके मुख्य केंद्रीय भाव को समझना होगा। इसका ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। जब हम किसी भी व्यंजक को हल करते हैं या सवाल को लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो मान होता है वह निश्चित होता है, उसका जो आंसर होता है, हल होता है। आप किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करके हल करें तब मान आपका वही निकलेगा। इस कारण से हम इस विषय पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें आगमन से लगाएं तो कुछ और आंसर मिले, निगमन से लगाएं तो कुछ और आंसर मिले। हम किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें उसका मान हमेशा समान प्राप्त होगा। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। इसमें किसी तरह का छल या भ्रम नहीं होता है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होती है। यदि हमने कोई गणित का सूत्र प्रतिपादन किसी विद्वान ने या गणितज्ञ ने कर दिया तो वह जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता तब वह प्रतिपादित नहीं करेगा, और जिसने कर दिया तो फिर उसमें कोई भी संदेह की संभावना नहीं होती है। कोई भी सूत्र हो, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जब हम सवाल को हल करते हैं और हमसे सवाल बनने लगता है, मान लें कि आप जोड़, आपसे घटाना, प्राथमिक मूलभूत क्रियाएं आपसे बनने लगी हैं, तो आप निश्चिंत के रूप से कह सकते हैं आपसे कोई भी जोड़ करने दे आप जोड़ सकते हैं। आप किसी पैसे, ब्याज, लाभ हानि के क्वेश्चन भर रहे हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस होता है कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए लेकिन हमसे बन जाएगा। तो यह थी गणित की प्रकृति। अब हम इसी वीडियो में देखते हैं गणित पढ़ाने का तरीका। हमें यदि जैसे कि आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको गणित पढ़ाने को दिया जाता है, तो आप किस प्रकार गणित को पढ़ा सकते हैं। तो गणित पढ़ाने या पढ़ाते समय हमें निम्न चरणों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले गणित पढ़ाते समय प्रश्न को सब हल किया जाता है, समझाया जाता है। प्रश्न को हल करना, अर्थात जब कोई भी क्वेश्चन होता है उसे हल करके समझाते हैं। जब उसे हम हल कर देते हैं और हल करने के बाद फिर सेकंड इसका जो चरण होता है वह होता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है? जब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं, हल करने के बाद शिक्षक का दायित्व होता है
कि जो छात्र हैं उन्हें वह क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। तो वह कोई भी छात्र किसी को खड़ा करता है और उससे उस प्रश्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है, हल करने देता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है कि हाँ, जो हमने समझा है वह हमसे बन जाएगा। तो अभ्यास प्रश्न में क्या करते हैं, शिक्षक प्रश्न हल करवाने या समझाने के बाद बच्चे से कुछ प्रश्न पूछता है, जिससे बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की भावना जन्म लेती है। अभ्यास कार्य प्रश्न के बाद अगला पढ़ाने का जो तरीका है उसमें आता है गृह कार्य। गृह कार्य में वो करते क्या है, जो प्रश्न या जिस प्रश्नावली से संबंधित है हम प्रश्न बताते हैं, उसी प्रश्न से संबंधित या थोड़ी बहुत अंतर होते हुए प्रश्नों को घर में करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे उनके जो छात्रों के अभिभावक हैं उन्हें पता पड़ता है कि जो कार्य है स्कूल में सही तरीके से हो रहा है, और इससे जो गृह कार्य देने से जो पाठ्यक्रम है उसे कम समय में पूर्ण करने में भी सहायता या मदद मिलती है। अब गृह कार्य के बाद आता है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य में हम कोई भी क्वेश्चन है या गृह कार्य जो देते हैं उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन दोबारा उनसे मौखिक या ओरल रूप में रिवाइज करते हैं कि जो छात्र ने कार्य किया है यह किसी अन्य उपकरण की सहायता से तो नहीं किया है। तो यह था गृह कार्य। गृह कार्य मौखिक कार्य बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अंतिम कार्य था समूह कार्य। समूह कार्य में क्या होता है, समूह का के कार्य करने के से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अर्थात किसी भी हम बच्चे को कार्य देंगे तो उसका तात्पर्य समूह में बनाना, अर्थात समूह कार्य में दो बच्चों या दो से अधिक बच्चों के मध्य कोई भी कार्य दिया जाता है, समस्या हल करवाई जाती है, जिससे उनके ज्ञान का आदान प्रदान होता है और उनमें सहयोग की भावना प्रबल होती है। तो ये थे गणित पढ़ाने का सही तरीका व क्रम। जय माता दी साथियों।